बात सुहानीपुर नामक गांव की है। उस गांव में बिरजू नाम का एक लड़का था। बिरजू की गलत संगत होने की वजह से उसकी गलत आदतें पड़ गई थी। वो शराब पीता था। पड़ोसियों को लगा कि शायद उसकी शादी कर देने से वो सुधर जाएगा, इसलिए पड़ोस के गांव की एक अच्छी सी लड़की देखकर उन लोगों ने उसकी शादी करा दी और इस तरह अनीता दुल्हन बनकर बिरजू के घर आ जाती है। अभी शादी को 1 हफ्ते ही बीते थे कि एक रात को बिरजू शराब पीकर आता है। अनीता उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है, अजी ये क्या, आप शराब पीकर घर आए हैं? इसका मतलब आप शराब पीते हैं? हाँ पीता हूँ। तो तेरे बाप की तो नहीं पीता, तुझे क्यों बुरा लग रहा है? शराब पीना अच्छी बात नहीं होती है। शादी के पहले तो आपने नहीं बताया था कि आप शराब भी पीते हैं। तुझे सब बातें बताना जरूरी है क्या? ज्यादा होशियार बन रही है, दूंगा अभी लगा कर दो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये सुनकर बिरजू को गुस्सा आ जाता है और वो अनीता को एक थप्पड़ मार देता है। अनीता कुछ नहीं कहती। बिरजू सो जाता है। सुबह उठकर जब अनीता ने बिरजू से इस बारे में बात की तो बिरजू ने कहा, माफ करना अनीता, मुझे नशे में पता ही नहीं चला कि मैंने तुम पर कब हाथ उठा दिया। ठीक है जी, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा कि दारू पीना अच्छी बात नहीं होती। हाँ हाँ, मेरी नई नवेली दुल्हन बिल्कुल ध्यान रखूंगा। अनीता को लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। बिरजू की शराब पीने की आदत घटने की बजाय और बढ़ती गई। ऐसे ही समय बीतता रहा और अनीता ने अब एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने शिवम रखा। शिवम को देखकर अनीता अपना सारा दर्द भूल जाती थी। बिरजू कुछ काम धाम नहीं करता था। अक्सर अनीता उससे कहती, अजी कुछ तो काम धाम कीजिए, ऐसे हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर में राशन भी खत्म हो गया है और शिवम का दूध भी नहीं है। पहले हम दोनों थे तो काम चल जाता था, लेकिन अब हमारा बच्चा भी है, इसलिए आपको कुछ तो काम करना चाहिए। ठीक है अनीता, अब तू इतना ज्ञान मत दे। कल देखता हूँ मैं लाला के यहाँ जाकर कोई काम करता हूँ। अगले दिन बिरजू लाला जी के यहाँ जाता है और उनसे कहता है, लाला जी कुछ काम हो तो बताओ, मुझे भी काम करना है। अरे मेरे यहाँ एक ही काम है, वो भी बोरियां ढोने का। अगर तू ये बोरियां ढो पाएगा तो बता। लाला जी मुझे काम तो करना ही होगा। मेरा बेटा छोटा है और घर में उसके लिए दूध तक के पैसे नहीं है। मैं ये बोरियां ढो लूंगा। इसके बाद बिरजू दिन भर बोरियां ढोता है और शाम को जो भी पैसे मिलते हैं उससे वो घर के लिए कुछ राशन और बेटे के लिए दूध खरीदता है और अनीता के हाथों में ले जाकर देता है। अनीता ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से अपने बेटे को दूध पिलाती है और फिर अपने और बिरजू के लिए खाना बनाती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तब अनीता कहती है, अजी आपका ये सुधरा हुआ रूप देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चलो मेरे लिए ना सही, आप अपने बच्चे के लिए तो सुधर गए, ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है। एक दिन बिरजू शाम को अपने घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन अचानक से एक ट्रक ने उसे कुचल दिया और मौके पर ही बिरजू की मौत हो गई। अनीता को इस बात का बहुत झटका लगा। अब अनीता अकेली हो चुकी थी। एक बार को तो अनीता को लगा कि उसे मर जाना चाहिए, लेकिन अपने बेटे का मुंह देखकर अनीता ने अपने बेटे के लिए जिंदा रहने की ठान ली। बिरजू को मरे हुए लगभग 15 दिन बीत चुके थे। अब घर में राशन भी खत्म हो गया था। एक दिन पड़ोस की मोना ताई अनीता के यहाँ आई और बोली, अनीता ऐसे कब तक काम चलेगा? तेरा बेटा अभी छोटा है, तू कब तक भूखा रहेगी और इसे रखेगी? तो मैं क्या करूं ताई, इस बच्चे को लेकर अब मैं कहाँ जाऊं? मैं अपने मायके चली जाती, लेकिन मेरे पिता तो बचपन से ही नहीं है और मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई। अब मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं बचा ताई। अरे अनीता, तुझे जाने को कौन कह रहा है? तो इस बच्चे को साथ लेकर कुछ काम धाम करना शुरू कर। तुझे अब खुद को भी पालना है और इस बच्चे को भी पालना है। हाँ ताई, लेकिन इतने छोटे बच्चे को लेकर भला मैं क्या काम कर सकती हूँ? कौन मुझे काम देगा?
क्यों नहीं काम मिलेगा? अरे गांव में ऐसे बहुत सारे घर हैं जिन्हें एक काम वाली की जरूरत होती है। तो अपने बच्चे को साथ ले जाकर काम वाली का काम करके उसे अच्छी तरह पाल सकती है। ठीक है ताई, मैं कल से ही गांव जाकर काम करूंगी। और इस तरह अनीता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का खर्च चलाने लगी। अब शिवम भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अनीता ने उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। अनीता खुद तो भूखी रहती, परंतु शिवम को कभी भूखा नहीं रहने देती। अनीता अपनी कोई जरूरत पूरी नहीं करती, परंतु शिवम की स्कूल फीस टाइम पर भरती। ऐसे ही समय बीतता गया और अनीता की कुर्बानियों की बदौलत अब शिवम बड़ा होने लगा था। शिवम 12वीं कक्षा में पढ़ता था। एक दिन वो अनीता के पास आया और बोला, माँ, मेरे स्कूल में सभी लोग 12वीं के बाद कॉलेज करने शहर जा रहे हैं। मुझे भी कॉलेज करने के लिए शहर जाना है माँ। बेटा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं तुझे शहर में रहकर पढ़ा सकूं। मैं तो सोच रही थी कि तेरी 12वीं हो गई है, अब तो कुछ काम धंधा कर लेता ताकि मुझे भी आराम मिलता। अब मैं भी बूढ़ी होने लगी हूँ बेटा, मुझसे भी इतना काम नहीं होता। वो तो ठीक है माँ, लेकिन 12वीं पढ़ने के बाद कोई भी काम नहीं मिलता है। हाँ, अगर मैंने 3 साल और पढ़ाई करके ग्रेजुएशन कर लिया तो मुझे शहर में कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा। उसके बाद हम शहर में ही रहने लगेंगे। मैं तुझे भी ले जाऊंगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मुझे 3 साल और पढ़ाई करनी होगी। ठीक है बेटा, तो तू शहर चले जाना। मैं अपनी मालकिन से कहकर कुछ उधार पैसे ले लूंगी, उन्हीं से तू अपनी पढ़ाई कर लेना। मैं उनका काम करके वो पैसे चुका दूंगी। बेटा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। तू पढ़ाई करके जल्दी से वापस आना और मुझे अपने साथ ले चलना। मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है। अरे माँ, तू कैसी बातें कर रही है? मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे अपने साथ ही रखूंगा। और वैसे भी सिर्फ 3 साल की ही तो बात है, और उन 3 सालों में मैं भी बीच बीच में तुझसे मिलने आता जाता रहूंगा। तू किसी बात की चिंता मत करना। बस एक बार मेरा कॉलेज हो जाए, उसके बाद तू देखना, मैं तेरा जीवन ही बदल दूंगा। हाँ मेरे बच्चे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। और इस तरह शिवम अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला जाता है। दूसरी तरफ अनीता अपनी मालकिन के घर जाती है और अपनी मालकिन आशा से कहती है, मालकिन, मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया है। आप तो जानती हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे पढ़ा सकूं, लेकिन अगर वो पढ़ लिख लेगा तो उसका और मेरा दोनों का जीवन संवर जाएगा। इसलिए मैंने आपके भरोसे उसे शहर भेज दिया है। मालकिन, जब उसकी फीस का समय रहे तो आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देना। मैं धीरे धीरे आपका काम करके पैसे चुका दूंगी। अनीता ताई, आप सालों से मेरे घर में काम कर रही हैं। मेरी सास ने आपको काम पर लगाया था, आपको याद है ना? हाँ मालकिन, याद है। अनीता ताई, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके बेटे को जितने भी पैसे लगते हैं आप मुझसे ले लिया करें। इस तरह आशा ने अनीता की मदद की और अनीता समय समय पर अपने बेटे की फीस भरती रही। लगभग 1 साल बीत गया था। शिवम छुट्टियों में भी अनीता से मिलने नहीं आया था। एक दिन अनीता ने शिवम से मिलने का फैसला किया और वो शहर के लिए निकल पड़ी। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके अनीता वहाँ पहुँची जहाँ शिवम रहता था। शिवम ने जैसे ही अनीता को देखा वो बोला, अरे माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मेरे सभी दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे माँ? क्या सोचेंगे बेटा? यही ना कि तेरी माँ तुझे बहुत प्यार करती है और तुझसे मिलने शहर तक चली आई। नहीं माँ, वो ये नहीं सोचेंगे कि तुम मुझसे मिलने शहर तक चली आई। वो ये सोचेंगे कि मैं गरीब गांव वाली का बेटा हूँ। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू ऐसा कर, यहाँ से वापस चले जा और यहाँ मत आना। मैं खुद तुझसे मिलने आऊंगा। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? मैं इतनी दूर से आई हूँ और तू मुझे अंदर तक नहीं बुला रहा है। माँ, अंदर मेरे दोस्त हैं और सभी बड़े घरों के हैं माँ। तू समझती क्यों नहीं है?
मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, फिर वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये शहर है माँ, यहाँ गरीबों की इज्जत नहीं होती है। तू मेरी मान और लौट जा, मैं जल्दी तुझसे मिलने आऊंगा। ठीक है बेटा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। और वैसे भी मुझे तो बस तुझे देखना था। मैंने तुझे देख लिया, मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन बेटा मुझसे मिलने जरूर आना। पूरे 1 साल हो गए तो मुझसे मिलने नहीं आया। हाँ हाँ जरूर आऊंगा, लेकिन अभी तू जा। और फिर अनीता अपने घर चली आई। उसने आशा को ये सारी बातें बताई। आशा ये सब सुनकर बोली, अनीता ताई, आपके बेटे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आपके बेटे को ये पता नहीं कि उसकी पढ़ाई लिखाई सब आपकी कुर्बानियों का फल है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो समझता है, लेकिन वो मजबूर है। उसके दोस्त उसका मजाक न उड़ाएं, इसलिए उसने मुझे सबसे नहीं मिलवाया। लेकिन जैसे ही पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो देखना, मेरा बेटा मेरे पास लौट आएगा और फिर वो मेरे पास ही रहेगा। अनीता ताई, भगवान करे ऐसा ही हो। इस तरह समय बीतता गया और शिवम कभी भी अनीता से मिलने नहीं आया। अब 3 साल पूरे हो चुके थे और शिवम का कॉलेज भी पूरा हो गया था। अनीता शिवम का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तक शिवम अनीता से मिलने नहीं आया था। एक दिन आशा ने अनीता से पूछा, अनीता ताई, आपने शिवम की कोई खबर नहीं ली? वो अब तक आपसे मिलने नहीं आया? कॉलेज पूरा हुए तो कई दिन हो गए और अब तो छुट्टियां भी खत्म होने लगी। नहीं बेटा, शायद वो किसी काम में फंस गया होगा और थोड़ा रुक कर आएगा। आशा सारी बातें मन ही मन समझ रही थी, लेकिन वो अनीता ताई का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन और बीत गए और एक दिन अनीता ताई की तबीयत खराब हो गई। आशा ने गांव से शहर जा रहे एक आदमी से शिवम के लिए संदेश भेजा। वो आदमी शिवम के पास जाकर बोला, शिवम, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने तुम्हें जल्द से जल्द बुलाया है। क्या बताऊं भैया, माँ से कहना कि कॉलेज खत्म होते ही मैंने एक नौकरी कर ली है और नौकरी से छुट्टी न मिलने के कारण मैं माँ से मिलने नहीं आ रहा हूँ। और ये कुछ पैसे रखो, माँ को दे देना और बोलना कि मैं जल्दी उनसे मिलने आऊंगा। वो आदमी गांव वापस आकर आशा को सारी बातें बता देता है। आशा ने अनीता को वो पैसे दिए और सारी बातें बताई। इस पर अनीता बोली, मैं जानती थी कि मेरा बेटा किसी काम में फंस गया है, इसीलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ पा रहा है। मालकिन, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस वो अपनी ही परेशानियों में उलझ कर रह जाता है। आप देखना, मेरा बेटा मुझे मिलने जरूर आएगा और फिर मैं ये सारे काम धाम छोड़ दूंगी और अपने बेटे के साथ ही रहूंगी और सुकून से बैठकर खाऊंगी। हाँ अनीता ताई, भगवान करे ऐसा ही हो। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव की शोभा अनीता ताई से मिलने आती है और कहती है, अनीता ताई, मैं शहर गई थी। शहर में आपका बेटा शुभम मिला था मुझे। उसने शादी भी कर ली है और अपनी पत्नी के साथ रहता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसने शादी कर ली और आपको बुलाया तक नहीं। ये सुनकर अनीता को बहुत झटका लगता है और वो अपने बेटे से मिलने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ती है। वो अपने बेटे के घर पहुंची। शिवम उसे देखकर चौंक गया और फिर अंदर बुलाया और बोला, माँ, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि बिना बताए मत आया करो, फिर तुम बिना बताए क्यों आई? बेटा, वो गांव की शोभा बता रही थी कि तूने शादी कर ली है। मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, इसीलिए तुझसे मिलने चली आई। हाँ माँ, शोभा सही कह रही थी। विद्या के पिताजी उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, इसलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शिवम ये कह रहा था कि तभी विद्या वहाँ आ जाती है और शिवम की माँ को देखकर कहती है, ये कौन है शिवम? अरे ये हमारे गांव में रहती है विद्या और हमारी पहचान की है। तुम जाओ, उनके लिए चाय नाश्ता ले आओ। विद्या अंदर चाय लेने के लिए चली जाती है। अनीता ने शिवम को बड़े आश्चर्य से देखा और कहा, बेटा, तूने अपनी दुल्हन को सच क्यों नहीं बताया? नहीं माँ, मैं उसे सच नहीं बता सकता। मेरी अभी शादी हुई है, मैं उसे क्या बता दूं?
कि मैं थर्ड क्लास गांव के एक गरीब घर में पैदा हुआ हूँ और मेरी माँ अभी तक एक काम वाली का काम करती है। माँ बड़ी मुश्किल से मेरी विद्या से शादी हुई है। अगर वो ये सब सुनेगी तो पता नहीं मेरे साथ रहेगी या नहीं। ठीक है बेटा, मैं समझ गई हूँ कि तेरी क्या मजबूरियाँ हैं जो तू मुझे अपने साथ नहीं रख सकता। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ और अब तुझे परेशान नहीं करूँगी। खुश रह मेरा बच्चा। ऐसा कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। तभी विद्या चाय लेकर आती है और पूछती है, शिवम, वो आंटी कहाँ चली गई? मैं उनके लिए चाय लेने गई थी, वो रुकी क्यों नहीं? अरे विद्या, उन्हें जल्दी थी इसलिए वो चली गई। लाओ चाय हम दोनों पी लेते हैं। दूसरी तरफ अनीता अपनी मालकिन आशा के घर पहुंचती है और उसे सभी बातें बताती है। ये सुनकर आशा कहती है, अनीता ताई, आपके बेटे ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक तो आपने उसे इतना संघर्ष करके पढ़ाया लिखाया, कॉलेज कराया, उसके बाद उसने शादी कर ली और आपको बताया तक नहीं, और फिर वो वहीं रहने लगा। उसने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। ये सब मेरे भाग्य का दोष है बेटा, जाने दे। वो खुश है, मुझे और क्या चाहिए। मेरा जीवन तो जैसे तैसे कट ही रहा है ना। अनीता ताई, आप सचमुच में बड़ी महान है। आपके बेटे ने आपके जीवन में कभी आपकी कदर नहीं की और तब भी आपको उससे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है ना बेटा, लेकिन अपने बेटे से नहीं, अपने भाग्य से। मेरे ही भाग्य में बेटे और बहू का सुख नहीं है तो किसी और का क्या दोष देना। बेटा तो बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इसी तरह अनीता अपने काम में लग जाती है और समय बीतने लगता है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि शहर से एक आदमी आया और अनीता को बोला, अनीता ताई, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, शिवम का एक्सीडेंट हो गया है और वो शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती है। अनीता ये सुनकर घबरा जाती है और रोने लगती है। वो जल्दी से आशा के पास जाती है और कहती है, मालकिन, वो लखन बता रहा था कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने बेटे से मिल सकूं। आशा अंदर जाती है और कुछ पैसे लेकर अनीता ताई को देते हुए कहती है, ठीक है अनीता ताई, आप चले जाइए, लेकिन जरा संभल कर जाइएगा और हाँ, अपने बेटे को देखकर वापस आ जाइएगा। मैं नहीं चाहती कि आप वहाँ रहकर अपनी बेइज्जती करवाएं। ठीक है बेटा, मैं जल्दी लौट आऊंगी। अनीता शहर के अस्पताल पहुंचती है और अपने बेटे से मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे की एक्सीडेंट में आंखें चली गई है। ये देखकर अनीता कहती है, तुझे क्या हो गया बेटा? तेरी आंखें कैसे चली गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी विद्या अनीता से कहती है, आंटी, आप शिवम को बहुत चाहती हैं ना? आपको उसकी बहुत चिंता है ना? अनीता बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। वो डॉक्टर से मिलती है और बात करती है। अगले दिन डॉक्टर शिवम का ऑपरेशन करने के लिए बोलता है। शिवम हाँ कह देता है। शिवम का ऑपरेशन होता है और अब शिवम देख सकता है। ये देखकर शिवम चौंक जाता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, ये क्या? आपने तो कहा था कि मेरी आंखें कभी वापस नहीं आएंगी, फिर मेरी आंखें वापस कैसे आ गई? मुझे सब दिखाई कैसे दे रहा है? वो इसलिए शिवम, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपनी आंखें दान कर दी हैं। ये सुनकर विद्या कहती है, क्या? इसका मतलब वो आंटी तुम्हारी माँ थी? शिवम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस माँ ने तुम्हें जीवन भर पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, तुमने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया और आज उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया कि अपनी आंखें भी तुम्हें दे दी। मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए शर्म आती है शिवम। तुम सच कहती हो विद्या, मैं बहुत बुरा हूँ। हम दोनों आज ही मेरी माँ से मिलने गांव जाएंगे और अब मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रहूंगा। शिवम और विद्या गांव में अपने घर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर शिवम को पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। शिवम दौड़कर शमशान पहुंचता है, लेकिन तब तक सभी लोगों ने मिलकर अनीता ताई का अंतिम संस्कार कर दिया था और इस तरह शिवम अपनी माँ से नहीं मिल पाता और जीवन भर पछताता है।